हाँ जी बेटा, हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर की वीडियो सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें आज मैं ये सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सीए फाउंडेशन नवंबर 2022 स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग को क्वेश्चन करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी से शुरू करेंगे। तो आप देखिए पार्ट बी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए किया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी करने जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर एज कैपिटल और रेवेन्यू। हम लोग को ये बताना है कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल है, कौन सा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है। सबसे पहला, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू कीप द मशीन इन द वर्किंग कंडीशन। बेटा हमने पढ़ा हुआ है किसी भी एसेट की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस हम खर्च करते हैं, दोज आर ट्रीटेड लाइक रेवेन्यू। और वो एक्सपेंसेस जिससे उसकी कैपेसिटी एनहेंस हो जाती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए सेकंड देखते हैं जरा। रजिस्ट्रेशन फीस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये कैपिटल नेचर की होगी। रजिस्ट्रेशन फीस मतलब हमने एक बिल्डिंग परचेज करी तो उसका लीगल डॉक्यूमेंट, उसका जो लीगल हम लोग कराते हैं। जैसे बिल्डिंग खरीदने के तो हम पैसे देंगे ही, लेकिन ऑन पेपर बिल्डिंग जो सेलर है उससे बायर के नाम पे ट्रांसफ़र भी होगी ना, तो उसके जो लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो वन टाइम होते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए बिल्डिंग हमारी हो जाती है। तो दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, दिस इज द काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता है जब तक हम हैवी एडवर्टीजमेंट नहीं करते तो तब तक ये सभी एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट के रेवेन्यू नेचर के होते हैं। इनका जो बेनिफिट है हमें अप टू 1 ईयर तक ही मिल पाता है, और वो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट 1 ईयर तक मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पॉइंट थर्ड आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। पॉइंट फोर, अमाउंट स्पेंट ऑन रिन्यूअल ऑफ पेटेंट राइट। ओके, पेटेंट के राइट्स को रिन्यू कराया। बेटा देखो, कोई भी लाइसेंस कोई भी लाइसेंस इशू कराने की फीस कैपिटल होती है, उसकी रिन्यूअल की फीस रेवेन्यू नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि रिन्यूअल तो एवरी ईयर होना है। एक बार रिन्यू कराओगे तो उसकी जो लाइसेंस होते हैं उसकी जो फीस है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, तो इसको रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। रेवेन्यू। पॉइंट नंबर 5 लिखा है कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज एंड ब्रिंग इनटू वर्किंग कंडीशन। मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई सेकेंड हैंड एसेट परचेज करते हैं तो हमारा अकाउंट से एज्यूम करके चलता है कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उसमें रिपेयर नेसेसरी है, तो उसकी रिपेयर का जो एक्सपेंस है वो भी एसेट की कॉस्ट में आता है, परचेज का एक्सपेंस भी एसेट कॉस्ट में आता है, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस भी एसेट की कॉस्ट में आता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए पे देखो, इसमें लिखा हुआ है
फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ सल्फर एंड कंपनी एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। हमें एक कैश बुक बनानी है, परचेज रिटर्न बुक बनानी है और इसकी लेजर पोस्टिंग भी करनी है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का पार्ट ए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ सल्फर एंड कंपनी एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो परचेज रिटर्न बुक बनानी है। तो आप सबको पता है परचेज रिटर्न बुक में हमारे पास एक डेट का कॉलम होता है, एक डेबिट नोट का, सप्लायर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। आइए पढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है 4 जून को डेबिट नोट नंबर है 101, रिटर्न टू सैमुअल मिल्स सूरत 5 कैलकुलेटर एट ₹100। ओके, हमने सैमुअल मिल्स को 5 कैलकुलेटर वापस किए हैं। तो बेटा परचेज डेबिट होता है तो ऑफ कोर्स परचेज रिटर्न बुक में जो कॉलम होता है वो क्रेडिट का ही कॉलम होता है। और जब हम जैसे सपोज करो हमने सैमुअल मिल्स से परचेज करी थी तो हमने एंट्री बनाई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू सैमुअल मिल। तो अब हम वापस करेंगे, उनको रिटर्न बैक करेंगे तो एंट्री हो जाएगी सैमुअल मिल्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे हम परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे सबसे पहले डेट। क्वेश्चन ने हमें डेट दी है 4 जून 2022, तो ये हो गई 4 जून। डेबिट नोट है 101, सैमुअल मिल्स सूरत। हमें 5 कैलकुलेटर 100 के रेट पे, तो ये 500 का हो गया जो हमने इनको रिटर्न बैक किया। तो मैंने क्या बताया, एंट्री हुई है परचेज करने की एंट्री परचेज टू सैमुअल मिल, परचेज रिटर्न करने की एंट्री सैमुअल मिल टू परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न में हमने सैमुअल मिल नाम से लिख दिया। वो इम्प्लाइड है कि उसमें क्रेडिट का ही कॉलम है। परचेज रिटर्न में आता भी तो किधर आता, क्रेडिट में। तो ये जो कॉलम है वो क्रेडिट का ही कॉलम है, डेबिट का कॉलम इसमें होता ही नहीं। आगे पढ़िए। 9 जून को जेम्स मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ कैलकुलेटर विच वर परचेज फॉर कैश 5 कोटा कैलकुलेटर एट ₹40। ओके, देखो क्या लिखा है। 9 जून को जेम्स मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ कैलकुलेटर विच वर परचेज फॉर कैश 5 कैलकुलेटर एट ₹40। तो इसको हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि एक तो ये परचेज रिटर्न हमारी है ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो परचेज रिटर्न है उसका डेबिट नोट नंबर होता है। जैसे सपोज करिए मैंने आपसे कोई चीज़ परचेज करी तो आप मुझे इनवाइस देते हो। जब मैं आपको रिटर्न करूँगा तो मैं आपको डेबिट नोट इशू करता हूँ या आप मुझे क्रेडिट नोट इशू करते हो। तो इसका हमारे पास डेबिट नोट नंबर है, इसका डेबिट नोट नंबर है। तो यही 2 ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास जो रिटर्न के लिए आएंगी। तो फिलहाल ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। और इस पहली ट्रांजैक्शन में देखो क्लियरली लिखा भी हुआ था रिटर्न टू सैमुअल मिल, सैमुअल मिल को रिटर्न बैक किया। इसमें लिखा है रिटर्न टू डेविल मिल, इसमें लिखा है रिटर्न 1 प्रिंटर। तो ये रिटर्न्स हैं। अब इसमें तो कुछ और ही लिखा है कि जेम्स मिल्स कोटा एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ कैलकुलेटर विच वर परचेज फॉर कैश। और एक और भी बात है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कैश में परचेज किया था। जब क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो वो परचेज बुक में आता है, और जब जब कैश में परचेज करते हैं तो कैश बुक में आता है। तो परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिटर्न आती है, न कि कैश परचेज रिटर्न। तो हम इसको स्किप करेंगे, हम थर्ड ट्रांजैक्शन पे आएंगे। ये कैश परचेज है, इस वजह से इसको स्किप किया। आगे आ जाओ। 16 को रिटर्न टू डेबिट 5 कैलकुलेटर एट ₹260। तो मैंने कितने सारे लॉजिक बताए, ये पॉइंट क्यों नहीं आएगा। एक तो डेबिट नोट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डेबिट नोट इसलिए नहीं था क्योंकि ये कैश परचेज थे, है ना। और कैश परचेज
परचेज बुक में आया ही नहीं होगा तो उसका रिटर्न क्यों आएगा यहाँ पे? क्रेडिट परचेज होती तो हम इसको रिकॉर्ड करते। तो अभी आ जाओ, अब हम लिखेंगे यहाँ पे अगली ट्रांजैक्शन 16 जून की। 101 है डेबिट नोट, डेविड मिल्स बैंगलोर, हमने 5 कैलकुलेटर 260 का एक, तो ये हो गया 260 इंटू 5 1300। नेक्स्ट 30th जून को रिटर्न 1 प्रिंटर बीइंग डिफेक्टिव 3500 टू ल्यूकस एंड कंपनी। एक प्रिंटर हम जो कि डिफेक्टिव था वो हमने वापस कर दिया। तो वापस किया तो इसमें कहीं नहीं लिखा है हमने कैश में खरीदा था, तो इसका मतलब क्रेडिट पे परचेज किया था, और क्रेडिट पे परचेज किया था तो यहाँ पे लिखना चाहिए, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि प्रिंटर इज एन एसेट, प्रिंटर इज एन एसेट। और एक परचेज रिटर्न बुक में क्या आता है? हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, नॉट क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ एसेट। तो इसको स्किप करेंगे। 1800, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा 1800 से। सेकंड पॉइंट क्यों नहीं आया? क्योंकि कैश में था। लास्ट पॉइंट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एसेट था। चलो बी पॉइंट पे आ जाओ। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। आइए देखिए, जर्नल एंट्रीज, इसमें लिखा हुआ है गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ ट्रेडर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है तो इट मीन्स सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आएगा। लिखा है 35,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशनर। इसमें लिखा है बेटा 35,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। ओके, आइए देखिए, एयर कंडीशनर खरीदा खुद के यूज़ के लिए और उसको मशीन में डेबिट कर दिया। तो मशीन में डेबिट कर दिया तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, और यहाँ लिखा हुआ है पेड, तो कैश में परचेज किया। अब ये बताओ बेटा, अगर प्रोप्राइटर खुद के लिए एयर कंडीशनर खरीदे तो हम तो उसको ड्राइंग से ही लिखेंगे ना। उसकी एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग डेबिट टू कैश, ड्राइंग डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी। करेक्ट एंट्री, उसने लिख दिया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो अपनी जगह ठीक है, ड्राइंग मशीन फालतू में डेबिट हो गई तो हम मशीन को क्रेडिट कर देंगे, ड्राइंग डेबिट हुई नहीं तो हम ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग डेबिट टू मशीन अकाउंट। लिखिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 35,000। being drawing recorded as machine, now rectified। नेक्स्ट लिखा है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर फॉर 5,000 सेम हैव बीन टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स। कस्टमर ने गुड्स वापस किए, उसको स्टॉक में रख लिया गया, मीन्स शॉपकीपर ने गुड्स एक्सेप्ट करके दुकान में रख लिया लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं करी। तो बुक्स के हिसाब से तो उसकी एंट्री हुई ही नहीं ना, ये तो एरर ऑफ ओमिशन हो गई, तो वो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अब वो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो गुड्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। जब हमने गुड्स बेचा होगा तो एंट्री करी होगी डेटर्स डेबिट टू सेल्स,
तो अब वापस आ जाएगा तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर या कस्टमर। सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर और कस्टमर, वट एवर जो भी आप लिखना चाहो, डेटर अकाउंट 5000 being omission to record sales return now recorded। थर्ड पॉइंट, an amount of 4500 received on account of interest credited to commission account। ओके, इनको इंटरेस्ट मिला, बेटा इंटरेस्ट मिला तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। इसको उन्होंने कमीशन में डाल दिया तो उन्होंने एंट्री कर दी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब बताओ कौन फालतू में क्रेडिट हो गया? कमीशन। क्या कर दें? डेबिट। और कौन क्रेडिट नहीं हुआ? इंटरेस्ट। तो उसको क्या कर दें? क्रेडिट। क्या एंट्री बन गई? कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहां पे हमने लिखा कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट being interest received recorded as commission now rectified। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है अ सेल ऑफ 2760 पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू डेबिट ऑफ मैसर शोभा ट्रेडर्स एज 2670। ओके, एरर ऑफ कमीशन है ये बेटा, रॉन्ग अमाउंट। फिर से एक बार समझते हैं। अ सेल ऑफ 2760, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। ये देखो क्या लिखा है, अ सेल ऑफ 2760 पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू डेबिट ऑफ शोभा ट्रेडर्स। शोभा ट्रेडर्स को असल में हमने कुछ गुड्स बेचा तो एंट्री करनी थी मैसर्स शोभा ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होनी थी कितने से? 2760 से। अब गलती से हमने क्या किया, जो शोभा ट्रेडर्स का अकाउंट है उस अकाउंट में होना तो ये डेबिट ही था, डेबिट में हमें लिखना चाहिए था 2760, ये लिखना चाहिए था, हमने लिख दिया 2670। अब बताओ लिखना था 2760, लिख दिया 2670, तो जितने का डिफरेंस है उतना और रिकॉर्ड कर दें। 2760 माइनस 2670, 90 रुपीज़ हमने कम लिखे तो 90 यहाँ पे लिख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो 90 लिखने के लिए करना क्या होगा? शोभा ट्रेडर्स को डेबिट करना होगा, कर दो डेबिट। क्रेडिट के लिए कोई आइटम नहीं है तो क्वेश्चन शुरू में ही हिंट दिया था कि यहाँ पे ट्रायल बन चुका है, तो इसका मतलब सस्पेंस से एंट्री हो जाएगी, एंट्री होगी शोभा ट्रेडर्स डेबिट टू सस्पेंस। लिखिए शोभा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट being error of commission rectified। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया। ओके,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा है द कैश बुक ऑफ मैसर्स रजत शोज 1,10,280 एज पर बैलेंस एट बैंक, but it does not agree with the balance as per bank statement. On scrutiny, following discrepancies were found. तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है और हमें पास बुक का बैलेंस चाहिए, ठीक है। और लास्ट में डिमांड की है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो हमने एक फॉर्मेट बना लिया, और क्योंकि कैश बुक दी है तो शुरू यहीं से करेंगे। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मुझे दे रखा है 1,10,280। अब इसमें हम लोग कुछ करेंगे ऐड ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे लेस, और फिर हमें बैलेंस मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं। सबसे पहला कहता है सब्सिडी ऑफ 41,000 रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली इन बैंक नॉट रिकॉर्डेड बट नॉट एडवाइज टू द कंपनी। एक सब्सिडी आई है, डायरेक्ट अकाउंट में आ गई, अकाउंट में आ गई तो अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन कंपनी को कोई नॉलेज नहीं है, तो कंपनी की कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। तो ऐड कॉलम में लिखिए, ऐड में लिखिए सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट नॉट रिकॉर्डेड in cash book. $41,000। नेक्स्ट कहता है ऑन 15 मार्च, उसने डेट इंट्रोड्यूस करी, तो यहाँ से देख लो हम लोग बना रहे हैं 31 मार्च को। ऑन 15 मार्च द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 1400। ओके, कह रहा है 15 मार्च को कोई पेमेंट हुई थी जो लिखना रह गया, या उसको कम रिकॉर्ड किया इन्होंने 1400 से, तो उसको रिकॉर्ड कर लें। अगर हमने पेमेंट रिकॉर्ड कम करी है तो हमारा बैलेंस ज़्यादा दिख रहा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें, लेस कर दें। तो ये 1400 लेस कर देंगे। लेस में लिखिए अंडर कास्टिंग of payment side of cash book 1400। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑन 20th March 22 डेबिट बैलेंस of 8624 on the previous day was brought forward as credit balance। ओके, अब ये कहता है बेटा हमारी ये कैश बुक है, हमारी ये कैश बुक है। अब इस कैश बुक का डेबिट बैलेंस था कितने का, 8624 का, 8624 का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस का मतलब आप सभी को पता है, डेबिट साइज ज़्यादा है, हाँ डेबिट बैलेंस है। अब इसको हमने क्या किया, जब नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्ड किया तो हमने इसको क्रेडिट बैलेंस की तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। अब क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा। आप यहाँ से देखो, जब ये लास्ट पेज का डेबिट बैलेंस था तो ये क्रेडिट में शो हो रहा था, तो नेक्स्ट पेज पे ये डेबिट में शो होना चाहिए था। जबकि हमने गलती क्या करी, आप यहाँ देखो हमने गलती क्या करी, हमने गलती ये करी कि लास्ट ईयर का डेबिट बैलेंस है, आना चाहिए था नेक्स्ट पेज पे डेबिट साइड में, हमने इसको लिख दिया क्रेडिट साइड में, क्रेडिट। अब बताओ, अब अगर इसको ठीक करना है, ये राइट है ऐसे करना था और ये गलती हो गई,
अब अगर इसको ठीक करना है तो क्या करें, पहले एक बार जब हम लिखेंगे तो फिर ये बैलेंस होगा, दोबारा जब लिखेंगे तब यहाँ पे बैलेंस दिखेगा ना। तो अब 8624 प्लस 8624 मीन्स 17,248, 17,248 का डिफरेंस आएगा। अब ये देखना होगा कि इसको क्या करना है, हमें इंक्रीज करना है या डिक्रीज। देखो बेटा, डेबिट बैलेंस था तो डेबिट बैलेंस का मतलब फेवरेबल बैलेंस है ना, हमने उसको क्रेडिट बैलेंस लिख दिया, तो क्रेडिट बैलेंस लिखने का मतलब हमने ये लिख दिया कि वो बैलेंस अनफेवरेबल है। डेबिट बैलेंस जब 8624 का दिख रहा था तो उसका मतलब ये था कि हमारे पास 8,624 रुपीज़ हैं, और हमने क्रेडिट में जैसे लिखा तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास थे वो खर्च हो गए, उल्टा 8,000 का हमारे ऊपर उधार भी आ गया। तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, तो उसको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ऐड कर लेना होगा। हमें क्या लिखना था, 8,648, 8,624 का बैलेंस हमारे पास है, मतलब इतने पैसे हमारे पास हैं पॉकेट में। और क्रेडिट बैलेंस लिखने का मतलब वो तो खर्च हुए हुए, उल्टा किसी से उधार भी मांग लिया, तो हमने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया ना, वो भी डबल से। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, डबल इफेक्ट से ऐड कर देंगे। तो यहां ऐड में लिखिए डेबिट बैलेंस of 8624 recorded as credit balance. नेक्स्ट, फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए, इसमें लिखा है अ कस्टमर ऑफ द मेसर्स रजत। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये भी रजत का है, ओके ठीक है। अ कस्टमर ऑफ मिस्टर मेसर्स रजत हु रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 5% on his account of 80,000 paid to Messrs Rajat check on 24th March. The cashier erroneously recorded the gross amount in the cash book. Okay, चलिए मैं समझाता हूँ ये क्या है। देखो बेटा, ऐसा है, मैसर्स रजत का कोई एक कस्टमर था, ये है मैसर्स रजत, और ये है उनका कस्टमर। तो मैसर्स रजत ने अपने कस्टमर को पहले सेल करी होगी, तो क्या एंट्री पास करी होगी, कस्टमर डेबिट टू सेल्स, फिर उसने पैसे दे दिए, तो हमने एंट्री अपने यहाँ पास करी होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। उसने डिस्काउंट ले लिया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यही तो एंट्री पास करी होगी। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 80,000 से उसका सेटलमेंट होना था, 80,000 से उसने 5% का डिस्काउंट ले लिया, 5% का डिस्काउंट ले लिया। तो बेटा 80,000 का 5% ये होता है 4,000, ये होता है 4,000, और इसका मतलब उसने जो पेमेंट करी होगी वो हमें करी होगी 76,000 की, 76,000 की, है ना। और तो 76,000, अब आप बच्चे बताओ कि हमारे पास पैसे आए कितने, 76,000 ना, अकाउंट में कितने पैसे आए 76, तो कैश बुक में भी कितना लिखना चाहिए 76। अब अकाउंट में आए 76, कैश बुक में लिख दिया 80,000, क्वेश्चन में लिखा है ना ग्रॉस अमाउंट लिख दिया। ये लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन, द कैशियर erroneously recorded the gross amount in the cash book। कैश बुक में उसने ग्रॉस अमाउंट लिख दिया। बेटा ग्रॉस अमाउंट लिख दिया तो इसका मतलब उसने 80 लिख दिया, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया ना 4,000 से। बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर दे। तो लेस में लिखिए, लेस में लिखिए डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर not entered in cash book।
4000. Next point. On 10th March, a bill of 2280 was discounted from bank, entered in cash book, but the proceed credited to the bank statement 22,000 only. Okay. अब ये कह रहा है बेटा हमारे पास कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 22,800 का, वो हमने डिस्काउंट करवाया. डिस्काउंट करवाने के बाद हमने कैश बुक में पूरा पैसा लिख लिया. आप ये देखो, यहाँ देखो आप, ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है. हमारे पास 22,800 का एक बिल था, वो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया. तो पैसे मिले 22,000, लेकिन कैश बुक में लिख दिया हमने 22,800. तो अब बताओ 22,000 तो दोनों में है ना, 800 से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है, तो मैच कराने के लिए क्या कर लें, लेस कर लें. पासबुक का बैलेंस कम है तो मैच कराने के लिए क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे. Commission charged by bank not recorded in cash book. Next point. A check issued amounting to 6,900, return marked out date, no entry was made in the cash book. Okay. कोई एक चेक है बेटा जिसको हमने इशू किया था, और इशू किया था वो आउट डेट हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई, जिसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है. तो जब हमने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक का बैलेंस कम कर लिया होगा, और वो चेक आउट ऑफ डेट हो गई तो पासबुक में क्रेडिट, पासबुक से हमने चेक इशू किया था, तो इशू करने का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना. सपोज दैट मैंने आपको एक चेक काट के दी, मुझे आपको कोई पेमेंट करनी थी, मैंने एक चेक काट के दी, तो मैंने कैश बुक का बैलेंस कम कर लिया होगा ना. अब वो चेक आप अपने पास रखे रहे, उसको आपने लगाया नहीं, वो आउट ऑफ डेट हो गई, 3 मंथ से ज़्यादा हो गए, तो अब मेरे अकाउंट से पैसे ही नहीं डिडक्ट हुए. तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा, कैश बुक का कम है, तो मैच कराने के लिए क्या ले, ऐड बैक कर ले. 6,900 ऐड बैक कर लिया. चेक इशूड, रिटर्न out of date. Next, insurance premium of 3024 paid directly by bank under standing order, no entry was made in the cash book. हमारे किसी इंश्योरेंस का प्रीमियम था, वो बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, तो अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए होंगे, अकाउंट का बैलेंस कम हो गया होगा. कैश बुक में हमने नहीं लिखा तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा. मैच कराने के लिए कैश बुक को क्या कर लें, लेस कर लें, पासबुक से मैच कर जाएगी. इंश्योरेंस प्रीमियम not recorded in cash book. Next, a bills receivable of 6120 discounted for rupees 6,000 with bank had been dishonored but advice was received on 1st April. ये ट्रांजैक्शन कई बार आपने क्लासेस में किया है. ये कह रहा है 6120 का एक बिल था जिसको हमने 6,000 पे डिस्काउंट करवाया. जब बिल हम डिस्काउंट कराते हैं तो पैसे डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, तो वो अकाउंट में आया होगा, उसको कैश बुक में नोट भी कर लिया होगा. भाई बिल डिस्काउंट कराने का मतलब क्या है, हमारे पास कोई बिल था, हम उसको बैंक में लेके गए, हमने डिस्काउंट करा लिया, तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, मैंने कैश बुक में भी नोट कर लिया. तो वो चीज़ तो दोनों जगह होती है. अब कहते हैं वो बिल डिसऑनर हो गया. डिसऑनर हो गया तो जैसे ही डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है, बैंक हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है, तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए होंगे, लेकिन मुझे कोई नॉलेज है नहीं, तो मेरी कैश बुक में बैलेंस ज़्यादा होगा, तो मैच कराने के लिए क्या करेंगे, लेस कर लेंगे. 6120. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड.
not recorded in cash book. Next, bank recorded cash deposit 6550 as 6505. ओके, हमने कैश डिपॉजिट किया जिसको बैंक ने गलती से 50 रुपीज़ कम दिखाया। हमने डिपॉजिट किया 6550, बैंक ने दिखाया 6505, तो इसका डिफरेंस 45 रुपीज़ आता है ना। तो अब हमने तो भाई इतना जमा किया, तो हमने अपनी कैश बुक में तो यही लिखा होगा, लेकिन पासबुक में 45 रुपीज़ कम है। देखो बेटा, दोनों के बीच में डिफरेंस 45 का है ना, तो आप 45 से लेके चलो। 45 रुपीज़ हमने अपनी कैश बुक में लिख लिया, लेकिन पासबुक में नहीं है, तो पासबुक 45 से कम है, कैश बुक ज़्यादा है, तो मैच कराने के लिए क्या कर लेंगे, लेस कर देंगे। लेस में लिखिए, हमने तो जितने पैसे जमा किए उतने ही अपनी कैश बुक में लिखा होगा ना। अब बैंक ने कम लिखा तो पासबुक का बैलेंस कम है, तो उससे मैच कराने के लिए हम भी कम कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है बीआरएस में ना तो कैश बुक को छेड़ते हैं ना पासबुक को, हम एक अलग से पेपर पे ये वर्किंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक रिकॉर्डेड शॉर्ट कैश डिपॉजिट। अब इनका टोटल लेके जाएंगे आउटर कॉलम में, 41,017,248, 6900, 65148, 1400 plus 4000 plus 800 plus 3024 plus 6120 plus 45, 15389। तो 110280 में ऐड कर दिया 65148, लेस कर दिया 15389, और ये आ गया 160039। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में इतने का बैलेंस शो हो रहा होगा। आपकी जो आरटीपी है उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है वहाँ पे। ये जो 5% है ना बेटा, 80,000 का 5% उन्होंने 400 लिखा है, जबकि 80,000 का 5% 4,000 होता है। तो वहाँ पे बैलेंस कुछ हो रहा है, हम लोग का कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग का ठीक है 80,000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 80,000 पे ही क्वेश्चन है, तो 80,000 पे ही मुझे आंसर देना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।